तारीख 21 नवंबर। लगभग पूरा कॉरपोरेट जगत और आम लोग इससे अनजान थे कि ये दिन उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। अडानी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अर्थ जगत के माथे पर सिलवटें डाल दी। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष काफी समय से कहता हुआ आ रहा है कि अडानी को जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चर्चा में रही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पैसों के लेन देन से जुड़े जो आरोप अडानी पर लगाए गए थे, उस हिसाब से तो भारत सरकार को आरोपों की जांच करके सच को बाहर ला देना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय बीजेपी के नेताओं ने खुद हिंडनबर्ग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। अडानी ने आरोपों को खारिज किया, वो तो समझ में आता है, लेकिन बिना किसी ठोस जांच के बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से अडानी का बचाव किया, उस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अडानी से जुड़े विवादों की जो भी थोड़ी बहुत चर्चा भारत में कभी कभार चल जाती है, उसकी गूंज अमेरिका तक जरूर पहुंची है। तभी अमेरिका के न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अडानी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। ये आरोप धोखाधड़ी और घूसखोरी के चलते अडानी पर लगाए गए हैं और अब तो बात यहां तक आ गई है कि वहां की कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी तक के आदेश दे दिए हैं। क्या है अडानी से जुड़ा विवाद, क्या है अडानी की गिरफ्तारी के आसार, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर जो आरोप लगे थे, क्या भारत में उसे लेकर कोई कार्रवाई हुई है? क्या निवेश से जुड़े नियमों पर नजर बनाए रखने वाली सेबी ने अडानी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, या सेबी अडानी के बीच पहले से ही कोई मिली भगत चल रही है? और किन देशों ने अडानी के साथ हुए समझौतों को किया है रद्द? सवाल बहुत सारे हैं। इन सभी सवालों के जवाब तलाश कर हाजिर हैं हम मॉलिटिक्स में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी की अमेरिकी जांच से जुड़ी यह खबर छपी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अमेरिका कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अडानी की कंपनी रिश्वतखोरी में शामिल थी। अडानी के खिलाफ अडानी ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो अमेरिका में चल रहा केस सभी के सामने आया है, उससे साफ पता चल रहा है कि अडानी को इस बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से पहले ही पता था। तब तो बात किसी तरह दब गई थी। लेकिन 21 नवंबर का दिन गौतम अडानी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा। जो मामला अभी तक इन्वेस्टर्स और आम लोगों से छुपा हुआ था, वो सार्वजनिक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। बस यही से भारत में राजनीतिक गलियारों से लेकर कॉर्पोरेट जगत में सनसनी फैल गई। अडानी समेत जिन 8 लोगों के खिलाफ अमेरिका में अभियोग लगाकर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, इनमें से 7 भारत के हैं और 1 सिंगापुर का रहने वाला। गौतम अडानी और सागर अडानी के अलावा ये नाम हैं विनीत एस जैन, रणजीत गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल और सिरिल कैबनेस। विनीत एस जैन उस एनर्जी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनके अलावा अन्य आरोपियों में आंध्र प्रदेश के 2 सरकारी अधिकारियों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि उनके नाम पब्लिक नहीं हुए हैं, सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। भारत में तो यह देर से पब्लिक हुआ क्योंकि अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 24 अक्टूबर को ही अभियोग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। भारत में जानकारी इसलिए भी लेट पहुंची क्योंकि इससे जुड़े कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स 21 नवंबर को पब्लिक हुए थे। तभी यह खबर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल गई। डॉक्यूमेंट्स में पूरे मामले के डिटेल्स के साथ जिक्र किया गया है कि रीन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में 12 गीगावाट एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। इस कॉन्ट्रैक्ट को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अमेरिका में लिस्टेड कंपनी अपने नाम करने में सफल रही। अब अडानी की कंपनी सरकारी कंपनी को मनमानी कीमत पर सोलर एनर्जी खरीदने के लिए मजबूर करती रही। यह कीमत इतनी ज्यादा थी कि सरकारी कंपनी को राज्यों में बिजली खरीदार मिलना मुश्किल हो गया। नतीजा यह रहा कि अमेरिकी कंपनी और सरकारी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ, घाटा हुआ। अब इन 8 लोगों ने 2 साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग की। इन साजिशकर्ताओं में से एक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक है जो हांगकांग में रहता है, जबकि दूसरा साजिशकर्ता भारतीय नागरिक है। दोनों ही साजिशकर्ता उस कंपनी से जुड़े हुए थे जिसने अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जीता था। रिश्वत देने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि राज्य में कंपनी को कोई खरीदार मिल जाए। इसलिए उन्होंने राज्य के सरकारी अधिकारियों को चुनना सही समझा। क्या, कब, कैसे और कहां होना है, इन सभी चीजों पर ये लोग आपस में बातचीत एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए करते थे। इस मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि अडानी ने खुद आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी।
अमेरिका में अडानी पर आरोप लगाया गया है कि अडानी ने ऊर्जा से जुड़े एक प्रोजेक्ट को अपना बनाए रखने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपयों से अधिक की रिश्वत का लालच दिया। इसमें से करीब 1750 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी को दे देने की पेशकश की गई थी ताकि 7 गीगावाट बिजली बेची जा सके। इन $250 मिलियन में अमेरिकी इन्वेस्टर्स का भी पैसा शामिल था जो उन्होंने प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए दिए थे। अब यहां से अडानी की रणनीति काम कर जाती है। 2021 से फरवरी 2022 के बीच उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अडानी से बिजली खरीदने को राजी हो जाती हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की कंपनी ने दिसंबर 2021 में करीब 7 गीगावाट सोलर एनर्जी खरीदने पर सहमति जताई थी। बाकायदा किस राज्य के किस अधिकारियों को कितनी रिश्वत दी जाएगी उसके लिए ब्राइब नोट्स बनाए गए। जैन ने अपने मोबाइल से एक दस्तावेज की तस्वीर खींची जिससे पता चलता है कि भारतीय एनर्जी कंपनी ने अमेरिका में लिस्टेड कंपनी की तरफ से रिश्वत दी थी। लिस्टेड कंपनी को यह पैसा अडानी को बाद में चुकाने थे। इस बीच मार्च 2022 में अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 2018 से लेकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत हुई शिकायतों और उनकी जांच को लेकर जो भी स्टेटस रहा था उनकी जानकारी जुटाई थी। इसके बाद से जिन लोगों पर अभियोग लगाया गया उन पर आरोप है कि उन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की। 17 मार्च 2023 को FBI के स्पेशल एजेंट्स ने सर्च वारंट के आधार पर गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी से पूछताछ भी की थी। इसके बाद भी भारत में इसको लेकर कोई शोर तक नहीं हुआ, इसलिए मामला अमेरिका की अदालत में चलाया जाएगा। कोर्ट ने अभी आरोप तय किए हैं, अभी इस पर आगे की सुनवाई होनी बाकी है। अब इस मामले में क्या अंतिम फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चूंकि मामला अमेरिका की कंपनी से जुड़ा है इसलिए वहां इस पर तो जांच अच्छे से होगी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई ऐसे सबूत पेश किए गए थे जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अडानी समूह ने भारत में भी शेयरों की अधूरी जानकारी छुपाकर लाभ कमाया था। अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता जांच तक नहीं हुई है, बल्कि भाजपा ने इसे साजिश बताकर दबाने की कोशिश की थी। भाजपा ये काम बखूबी जानती है कि जब बात उन पर आए तो कैसे पूरे ही मामले को देश हित से जोड़ दिया जाए। अडानी भी गुजरात से आते हैं और पीएम मोदी भी गुजरात से। कांग्रेस अडानी को पीएम मोदी का सबसे खास कहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई मौकों पर यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे अडानी और पीएम मोदी के बीच में गहरी दोस्ती है। नहीं तो क्या कारण है कि जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं उसी देश में अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाता है। इस पर पॉलिटिक्स ने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां कार्ड पर भी आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो से आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। 21 नवंबर को अडानी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा था कि हिंडनबर्ग और अब अमेरिका में इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी भारत में अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मिस्टर अडानी has broken both American law and Indian law. Why Mr. Adani is still running around a free man in this country? क्योंकि अगर अडानी से पूछताछ होती है तो अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक है तो सेफ है का नारा भी इसीलिए दिया था क्योंकि अगर पीएम मोदी और अडानी में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलता है या दोनों में से कोई एक फंसता है तो इनका काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। मतलब एक मोदी हैं और अडानी हैं। अगस्त में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को लेकर एक नया खुलासा आया। इस बार अडानी के साथ नाम जुड़ता है सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच का। इस नाम के सामने आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो इन सब में शामिल है, क्योंकि जो कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी सरकार को इस बारे में पता ना हो। कांग्रेस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए माधवीपुरी बच की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाए ही, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी से पूछा था कि सेबी अध्यक्ष ने जो भी निवेश चीन की कंपनियों और अडानी सहित अन्य बाहरी कंपनियों में किए हुए हैं उसकी उन्हें जानकारी थी। क्योंकि माधवी सेबी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका अडानी और किसी और कंपनी में निवेश किए जाना संवेदनशील मामला है। जरा सोचिए, अगर इनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसका लिंक विपक्ष के साथ होता तो कार्रवाई के नाम पर उसके साथ क्या क्या हो चुका होता। आजकल विपक्ष को लेकर केंद्र सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है ये किसी से छुपा नहीं है। जांच एजेंसियां पूरी एड़ी से चोटी तक का दम लगा देती है, कुछ भी हो जाता, मामले को आसानी से हाथ से जाने नहीं देती। अरविंद केजरीवाल इसका एक बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जैसे नियम को सही नहीं ठहराया होता तो जांच एजेंसियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि केजरीवाल आसानी से बाहर आ जाते।
यहाँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट बनकर रह गई है। रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया था। वो दावा था कि जिन मामलों की जांच सेबी कर रही है उसमें सेबी के अध्यक्ष के हित भी जुड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि हित कैसे जुड़े होते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति ने उन ऑफशोर फंड में निवेश किया हुआ था जो अडानी ग्रुप से जुड़ा था। यही कारण है कि सेबी ने अडानी के खिलाफ जांच को धीमा किया। हालांकि बुच ने अपनी सफाई में कहा कि ये निवेश सेबी के प्रमुख का पदभार संभालने से पहले व्यक्तिगत हैसियत से किए गए थे और इससे जुड़े खुलासे उनकी तरफ से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी थी। कांग्रेस ने कहा था कि यह सिर्फ जानबूझकर जानकारी छिपाने का मामला नहीं है, यह जानबूझकर झूठ बोलने का मामला है, यह भ्रष्टाचार का मामला है। सेबी अध्यक्ष पर हिंडनबर्ग ने तो खुलासे किए ही थे, लेकिन इसके अलावा उन पर और भी कई आरोप लगे, जिसमें आरोप यह भी था कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कई ऐसे काम किए जो मामले को पद के दुरुपयोग से जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के पास ऐसी संस्थाओं में हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया था। अब यहां से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि माधवी आरोपों में घिरने के बाद भी सेबी के अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। उसी सेबी के अध्यक्ष जो अडानी से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। जाहिर है ये केंद्र सरकार के सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो सकता। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप तय होने के बाद गुरुवार को केन्या ने अडानी के साथ हुए एयरपोर्ट और बिजली ट्रांसमिशन के समझौतों को रद्द कर दिया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि उनके देश की जांच एजेंसियों और साझेदार देशों की जानकारियों के आधार पर अडानी समूह के साथ हुए ऊर्जा समझौतों को रद्द कर दिया गया है। केन्या ने जिस समझौते को रद्द किया उसकी कीमत $700 मिलियन से अधिक है। अडानी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। अडानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार और नस्लवाद को लेकर शिकायतें दर्ज हुई हैं। बीजेपी इस सबका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है। वैसे अब तक अडानी के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उन पर भारत में फैसला आ जाना चाहिए था। अमेरिका में अब जो आरोप लगे हैं उसने अडानी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गलत ही तस्वीर पेश की है। अमेरिका में अडानी को लेकर क्या निर्णय होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस खबर का भारत की अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव दिखने लगा है। जांच हो रही है, मीडिया में छप गई है। इससे यह मत समझ लीजिएगा कि मामला खत्म हो गया है। इस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। आपको क्या लगता है ये जो खेल खेला जा रहा है इसका बिग बॉस कौन है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर ठीक लगा हो तो इसे शेयर करिए और थोड़े से जागरूक रहिए अपने लिए, अपने आर्थिक लाइफ के लिए, क्योंकि आर्थिक लाइफ से ही सामाजिक लाइफ जुड़ा होता है और सामाजिक जीवन देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी जो भी राय है, जो भी समझदारी है, जो भी समझ है, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।